मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिन की राज्य की यात्रा पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रविवार 29 अक्टूबर को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के सत्ता में बने रहने पर छत्तीसगढ़ में मौजूदा स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीबों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और दलितों की सरकार है और वह उनके दिलों की आवाज़ सुनती है। उन्होंने कहा कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के हवाले से कहा कि आज सुबह मैंने और भूपेश बघेल जी ने किसानों और मजदूरों के लिए कुछ काम किया और उनसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस सरकार ने उनके लिए 5 सालों में जो किया है वह किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों और मजदूरों के साथ हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने हमें बताया कि राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के तहत दी जाने वाली राशि यानी 7,000 रुपये कम है, इसलिए हमने इस पर चर्चा की और फैसला किया कि अब यह राशि 10,000 रुपये होगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि केवल 2 तरह की सरकारें हैं, एक जो केवल देश के अमीर लोगों के लिए काम करती हैं और दूसरी जो देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि आपको यह तय करना होगा कि आप कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी, दलित, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते। जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आएगी उसी दिन से जाति जनगणना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहले दिन से जाति जनगणना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जाति जनगणना के बाद पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नई इबारत लिखी जाएगी और उनकी प्रगति और विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य शुरू किए जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में हिंगोली से शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने आज रविवार 29 अक्टूबर को सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज रविवार को अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा है। अपने एक बयान को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है। दरअसल उन्होंने 7 अक्टूबर को घातक हमास हमले को रोकने में विफल रहने के लिए सुरक्षा सेवाओं को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें सहयोगियों और विपक्ष की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। वहीं अब ऐसे में इजरायली पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना यह बयान डिलीट करने के तुरंत बाद लिखा कि मैं गलत था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने जो बातें कही थीं ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं सुरक्षा सेवाओं के सभी प्रमुखों को पूरा समर्थन देता हूं। मैं आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ और आईडीएफ के कमांडरों और सैनिकों को ताकत भेज रहा हूं जो अग्रिम पंक्ति में हैं और हमारे घर के लिए लड़ रहे हैं। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने कल शनिवार को तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों द्वारा इस्राएली सरकार से बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित लाने की मांग की गई है। वहीं इससे पहले बंधकों के परिजनों ने वॉर कैबिनेट और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने की मांग की थी। इस बीच इस्राएल डिफेंस फोर्सेस प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि बंधकों को वापस लाना सेना की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बंधकों को वापस लाने के लिए हम हर संभव कदम उठा रहे हैं और यह शीर्ष प्राथमिकता है। जंग के मैदान में सेना के जवान इस उद्देश्य के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस्राएल की गजा पर चल रही बमबारी हर किसी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकती है। ईरानी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ज़ायोनी शासन के अपराध लाल रेखाओं को पार कर गए हैं और यह सभी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन हमें कुछ भी नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन वे इस्राएल को व्यापक समर्थन देते रहते हैं। केरल के कन्वेंशन सेंटर में हुए ब्लास्ट को लेकर सामने आई ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विस्फोटों के कुछ घंटों बाद डोमिनिक मार्टिन नाम से एक व्यक्ति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए घातक विस्फोटों की जिम्मेदारी ली। राज्य पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी उसी सभा से संबंधित होने का दावा कर रहा है जिसने प्रदर्शनी केंद्र में यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। पुलिस ने कहा कि मार्टिन के दावे की जांच की जा रही है और विस्फोटों से जुड़े अन्य सभी पहलुओं की जांच भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी
केरल में हुए धमाकों की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केरल में एक धार्मिक सभा पर बम हमले की खबर से स्तब्ध और निराश हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और त्वरित पुलिस कार्रवाई की मांग करता हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा कि लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अपने राज्य को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार होते देखना दुखद है। मैं सभी धार्मिक नेताओं से इस तरह की बर्बरता की निंदा करने और अपने अनुयायियों को यह सिखाने के लिए एकजुट होने का आग्रह करता हूं कि हिंसा से और अधिक हिंसा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। केरल के कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में आज रविवार को हुए जबरदस्त धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 52 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाके उस वक्त हुए जब कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना चल रही थी और 2000 से अधिक लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। घटना को लेकर केरल के डीजीपी ने कहा कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हम पूरी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीजीपी ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह एक आईईडी विस्फोट है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की है और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घटना की जांच के आदेश देते हुए जांच के लिए एनआईए और साथ ही एनएसजी की टीम को केरल भेजने का आदेश भी दिया गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला आज रविवार 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं। बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम ने इंग्लैंड के सामने 230 रनों का टारगेट रखा है। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंग्लैंड की टीम अब तक के समय अनुसार 4 विकेट खोकर 13 ओवरों में 42 रन बना चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी किए जाने के बाद पार्टी के अंदर असंतोष देखने को मिल रहा है। हालांकि पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला असंतुष्ट नेताओं को शांत करने में जुटे हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीच भी टिकट वितरण को लेकर खींचतान की खबरें सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह नाराज होकर घर बैठ गए हैं, लेकिन अब इन सभी के बीच दिग्विजय सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि वे 30 तारीख को दतिया जा रहे हैं और वहां वह कांग्रेस पार्टी द्वारा नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ खड़े किए गए प्रत्याशी के नामांकन जमा करने में शामिल होंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि मेरी सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों से प्रार्थना है कि वे कांग्रेस नेताओं में फूट के भाजपा के भ्रामक प्रचार के झांसे में ना आएं। कांग्रेस एकजुट है और हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और भाजपा को हराएंगे। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, ऐसा राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है। दरअसल शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है और अदालत ने महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को फैसला लेने को कहा है, लेकिन सुनवाई में लगातार हो रही देरी के चलते 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को समय सीमा के अंदर फैसला लेना है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट इसकी समय सीमा तय करेगा। वहीं अब इस बीच बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया है। दरअसल कल शनिवार को एक निजी मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि वो अयोग्य नहीं होंगे और अगर वो हो भी जाते हैं तो हम उन्हें विधान परिषद में चुनेंगे और वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव सीएम शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।